दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र में अक्सर चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और चमत्कार होते रहते हैं और आम तौर पर, मोटे तौर पर चमत्कार को जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चमत्कार किया जाता है और लोग ही इस चमत्कार के लाभार्थी और वंचित दोनों होते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र के चमत्कार की बात आती है तो लोगों को याद आता है कि ये लोकतंत्र का चमत्कार ही था, लोकतंत्र का करिश्मा ही था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद तक पहुंची, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे और तमाम ऐसे लोग, प्रफुल्ल कुमार महंता यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलकर सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे। ये सब लोकतंत्र के चमत्कार है। आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, लेकिन लोकतंत्र में जब नेता देश से ऊपर बनने की कोशिश करने लगे, व्यवस्था से ऊपर साबित करने की कोशिश में उसकी पार्टी लग जाए और सिस्टम पर इस कदर पार्टी और नेता हावी हो जाए तो लोकतंत्र को भी चमत्कार के आश्रय नहीं बल्कि चमत्कार की बुनियाद रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज छठे चरण की पोलिंग हुई, 58 सीटों पर पोलिंग हुई और इन 58 सीटों के साथ अब लोकसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि तकरीबन 90% सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया और 90% सीटों यानी 486 सीटों पर जब वोटिंग हो गई तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ 57 सीटें बची है। 486 सीटों की वोटिंग के बाद जो माहौल इस देश में बन रहा है, उस माहौल को प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से निकलने वाले शब्दों के माध्यम से अगर परखने की कोशिश करें तो याद कीजिए, मंगलसूत्र से शुरू हुआ सफर आज मुजरे पर आकर खत्म नहीं हुआ, अभी एक फेज तक और कहां जाएगा आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। पाप और पुण्य की बातें भी आई है, पहले मुजरा आया फिर पाप और पुण्य आया। तो प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर जब इस लेवल पर आ जाए तो लोकतंत्र के चमत्कार की बुनियाद को स्वीकार न कर पाना, बदलाव की आहट को महसूस करने के बावजूद उसे सुखद आश्चर्य के तौर पर ना देखना बल्कि उसे सत्ता गंवाने को, एक तरह से सिस्टम के अंदर अपनी राजनीतिक लापरवाही को, व्यक्तित्व की कमियों को उस रूप में रेखांकित करने और परखने की बजाय, आत्मावलोकन की बजाय, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जब सत्ता को सब कुछ मानकर व्यवस्था के ऊपर एक सुप्रीम पावर की हैसियत से अस्थायी तौर पर जब बैठने की मनसा पाल बैठता है तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था में कितनी सड़ांध उत्पन्न हो चुकी है कि अब प्रधानमंत्री की भाषा शैली भी लोकतंत्र के चमत्कार को नमस्कार करने और स्वीकार करने से पीछे हटती हुई दिखाई दे। आज की 58 सीटों की बात करें तो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और इन 40 सीटों पर यकीन मानिए दोस्तों, कहीं से अच्छी खबर नहीं है। बात हरियाणा की 8-10 सीटों की करें तो हरियाणा की 10 सीटें बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है। किस ढंग से फंसी हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते। खाता राज बब्बर को हराकर खुलेगा या नहीं खुलेगा, अब तो चर्चा इस पर आकर रुक गई है। मनोहर लाल खट्टर आखिरी 3 दिनों में अपने क्षेत्र में करनाल में क्यों सिमट गए और हरियाणा के स्टार प्रचारक की भूमिका को करनाल के स्टार प्रचारक की भूमिका तक ही क्यों सिमटा दिया, ये आज समझ में आया जब वोटिंग रोल देखा गया। करनाल बाईपास की चर्चा होती है दिल्ली में, लेकिन करनाल किसी को बाईपास नहीं करने दे रहा राजनीति में। यही हकीकत है और हकीकत तो दिल्ली में यह है कि कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी की सियासत पर एक तरह से ऐसी सियासी चोट की है जिस सियासी चोट की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम नहीं की थी। दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट मोदी शाह ने काट दिए, लेकिन एक सांसद का टिकट रिपीट किया गया और वो सांसद कौन थे? जाने माने अर्थशास्त्री आप कह सकते हैं, जिन्हें टीवी इंटरव्यू में नोटबंदी को समझाते फिरते हैं। मनोज तिवारी अर्थशास्त्री खुद को कहते हुए भी दिखे हैं। तो वो भोजपुरी गायक अर्थशास्त्री रिंकिया के पापा का टिकट बचा था, शायद सबसे काबिल थे, लेकिन काबिलियत दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में जब वोट हो रहा था और वहां मनोज तिवारी लड़ रहे थे तो उनके सामने जेएनयू से निकला हुआ स्टूडेंट आया तो सारी काबिलियत हिलती हुई दिखी है। वोटर ने जमकर वोट किया
और जिस अंदाज में वोट किया वो बदलाव की आहट को महसूस कराने जैसा था। दिल्ली की 7 सीटों में यदि इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दे तो बदलाव की आहट को साफ महसूस किया जा सकता है। लेकिन बदलाव की असली आहट तो उत्तर प्रदेश में महसूस हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली तो इस बात को लेकर है कि आखिर खाता कौन खोलेगा। मुंबई से आए कृपाशंकर सिंह खाता खोल पाएंगे या नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा श्रावस्ती में खाता खोल पाएंगे। जौनपुर में खुलेगा या श्रावस्ती में खुलेगा, या फिर खाता खोलने के लिए इलाहाबाद पर तो मजबूर नहीं रहना पड़ेगा। वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। वहां भी उज्जवल रमन सिंह ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और कई लोगों का मानना है कि बढ़त बनाते हुए दिखे हैं। लेकिन एक जमाने में ये कहने वाले कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता, वो निरहुआ। ऐसा लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें वापस भोजपुरी फिल्मों की तरफ सीमित करने पर वहीं उस फील्ड में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो वहीं जाए और कपिल शर्मा शो में जाकर के थोड़ा बहुत लोगों का मनोरंजन करें। निरहुआ की स्थिति भी गड़बड़ हो गई है। बात आजमगढ़ की करें, आजमगढ़ की बात से आगे बढ़कर अम्बेडकर नगर की करें, बस्ती संत कबीर नगर की करें, डुमरियागंज की करें, हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी ने इस चुनाव को जिस मजबूती से लड़ा है, उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कहे जाने वाले, भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कहे जाने वाले जगदंबिका पाल की सियासत फंसती हुई दिखाई दे रही है। मेनका गांधी चुनाव जीतने की स्थिति में, अब हम ये कह नहीं सकते कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में, उनकी सियासत सुल्तानपुर में बची हुई है। और सियासत बचने और बचाने के खेल में तो संगम लाल गुप्ता भी प्रतापगढ़ में बहुत ज्यादा खेल दिखा पाने की स्थिति में नहीं है। राजा भैया, उनकी राजनीति अलग दिशा में जा रही है। बेंगलोर बुलाना काम नहीं आया, अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं आई। किसी को बेंगलोर बुलाया जाए मिलने के लिए और बुला करके कहा जाए कि सुनील बंसल से मिलना है, तो याद रखिए जिस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोकसभा और विधानसभा का मुंह भी नहीं देखा था, उस वक्त राजा भैया चुन करके विधानसभा पहुंचे थे, अपने बूते पहुंचे थे, निर्दलीय पहुंचे थे। तकरीबन 31 साल पहले विधानसभा होती क्या है और लोकसभा होता क्या है, जनप्रतिनिधि क्या होता है, मोदी अमित शाह जानते भी नहीं थे। और उन राजा भैया को यह कहा जाए कि सुनील बंसल से मिल लो, जो खबरें आ रही है, तो सुनील बंसल से मिलना नहीं मिलना और बेंगलोर जाना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आया है। काम तो बहुत कुछ नहीं आया है। सियासत चाहे मछली शहर की हो, मछली शहर में कितनी मछली पकी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मछली शहर में 100 वोटों के आसपास से ही पकी थी। लालगंज की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। बात उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर बिहार की करें। बिहार में पिछली बार 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चरण में लड़ रही थी और उस 4 में 3 ही इस बार लड़ रही है। और 3 सीटें जो बीजेपी लड़ रही है, दरअसल उन 3 में 1 या 2 ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर कहें तो 1 दिखाई दे रही है और 2 सीटों में हालत बेहद खस्ता है। राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री की हालत खस्ता है। वो एक अनजान से कैंडिडेट के सामने चुनाव हार भी सकते हैं। हार जाएंगे नहीं कहा जा सकता, हार भी सकते हैं। लवली आनंद के लिए बीजेपी ने जो सीट छोड़ी, उस सीट पर लवली आनंद शायद भारी पड़ जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बारे में एक चीज कही जा सकती है कि पिछली बार उसने 3 सीटें जीती थी, इस बार भी बुरे हालात में 3 सीटें फिर वो जीतकर पहुंच जाएगी। राहत की बात जनता दल यूनाइटेड के लिए है, राहत की बात बीजेपी के लिए नहीं है। और यूपी बिहार की जो हालत है, लखनऊ में आधी रात को संघ भाजपा की बैठक होना और उस बैठक में मतभेदों को दूर करने और गाड़ियां जो जा रही है, फील्ड में जो गाड़ियां उतारी जा रही है बचे हुए चरण के चुनाव में, उसको ये उस पर बोर्ड लगा देना बकायदा और ये दिखाना कि ये आरएसएस के लोग हैं। यानी बाहर जो खबर फैली हुई है कि आरएसएस कोऑपरेट नहीं कर रहा, आरएसएस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ खड़ा नहीं है, अब ये जताने की जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं, आरएसएस यानी संघ मोदी शाह के साथ है। क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर कई जगह स्थानीय लोगों से जो सूचना मिली है कि ये गाड़ी संघ के कार्यकर्ताओं की है, बकायदा उसको चस्पा करके लोगों को एहसास कराने की कोशिश हो रही है कि संघ अब भी साथ में है।
भाजपा संगम शरणम गच्छामि करने की स्थिति में तो आ गई, लेकिन तब आई जब चुनाव करीब करीब हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 90% सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन 90% सीटों के चुनाव की बात करें, बिहार से आगे बढ़कर देखें तो हालात तो पश्चिम बंगाल में और खराब है। पश्चिम बंगाल में जो 5 सीटें मिली थी वो झारखंड की सीमा से लगते हुए पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा इलाके की सीटें थी, और वो इलाका जंगल महल के नाम से जाना जाता है। जंगल महल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, ममता बनर्जी की वेलफेयर स्कीम के बाद, जिसे आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की लाभार्थी चेतना, उसके आने के बाद 5 किलो राशन कहीं टिकता नहीं है। 5 किलो राशन को जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में अपने पक्ष में भुनाया है, इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की कोशिश की है, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बात जब लाभार्थी चेतना की आती है तो जो शॉक ऑब्जर्वर का काम जनता दल यूनाइटेड पहले बीजेपी के साथ मिलकर किसी अलग ढर्रे पर करती थी, आज की तारीख में बिहार में वो करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बंगाल में तो कोई शॉक ऑब्जर्वर भी नहीं है। हाँ, ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं उसका फायदा जो बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही थी वो उठाने की स्थिति में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के परिवार के एक आध लोग चुनाव जीत सकते हैं, जो सीट पिछली बार नहीं मिली थी वो सीट आ सकती है बीजेपी के पास इस बार, लेकिन जो पिछली बार मिली थी इन 8 सीटों में वो आने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की पूरी रणनीति शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी बनाते रहे, खासकर 2019 के 2022-21 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद। तो इस हालात में बंगाल साथ नहीं, बिहार साथ नहीं, उत्तर प्रदेश साथ नहीं, दिल्ली और हरियाणा की तो पूछिए ही मत, तो कहां का रुख किया जाए? वही सीटें जो 5 सीटें बीजेपी की बची हुई है, 35 सीटों का खेल तो मैंने आपको बता दिया। और वो 5 सीटें कहां की है? 2 सीटें उड़ीसा की। भगवान जगन्नाथ से भी बड़े नरेंद्र मोदी हो गए, ये मैं नहीं कह रहा, ये संबित पात्रा कह रहे थे। और संबित पात्रा आज टीवी कैमरे के सामने अलग तरह की बात करते हुए दिखे हैं कि वोटरों को रोका जा रहा है, पूरी में क्या किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात उनके पक्ष, कोई फुटेज सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश से जहां इस तरह की बातें हैं फुटेज भी आती है, लेकिन संबित पात्रा कोई फुटेज लेकर के नहीं आए हैं, कम से कम मैंने तो नहीं देखी है। हो सकता है कहीं बाद में उन्होंने दिया हो कि स्लो वोटिंग हो रही है, मशीन खराब हो रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जो बातें वो कर रहे हैं वो दरअसल उनकी हताशा को दर्शा रहा था। भगवान जगन्नाथ का असर, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बता दिया था, वो भक्ति अब इस चुनाव में साफ दिखाई दे रही है। वो 2 सीटें भी नहीं बचेंगी, पुरी को जीतने की कल्पना तो छोड़ दीजिए। झारखंड की भी 4 सीटें थी, 3 भाजपा की, 1 सहयोगी दलों की। हो सकता है कि उसमें कम से कम 3 सीटें एनडीए की आ जाए, तब भी 1 सीट पर बहुत कड़ा संघर्ष है। खासकर जमशेदपुर की सीट और गिरिडीह की सीट में से कोई एक सीट बीजेपी गंवा दे या दोनों गंवा दे, कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो छठे चरण में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हाराकीरी जैसी स्थिति में खुद को पहुंचाया है, 40 सीटें जो पिछली बार लेकर आई थी, 17 सीटें दिल्ली हरियाणा की, मैंने पहले ही बताया कि ये 17 सीटें 7 भी बच जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत आपके सामने चमत्कार से की। 7 भी बच जाए तो चमत्कार से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस चरण की 14 सीटों में खाता भी खुल जाए तो यह चमत्कार से कम नहीं है। और बिहार में महाराजगंज की सीट के आगे भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए, यह भी चमत्कार से कम नहीं है। झारखंड में सीटें बरकरार रह जाए, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और उड़ीसा और बंगाल में तो चमत्कार की उम्मीद भी मत कीजिए, खासकर बंगाल में जहां लाल सलाम की स्थिति लंबे समय से रही है, तो उस लाल सलाम के दौर में चमत्कार जैसे शब्दों के लिए जगह नहीं होती। और लोकतंत्र, जिस प्रकार से लोकतंत्र का पहिया घूम करके जहां पहुंचता है, शायद वो 2004 के बाद घूम करके जहां पहुंचा था, 2024 में भी वहीं घूमकर पहुंच रहा है, अर्थात बदलाव की बुनियाद को तैयार करता हुआ। और इस चरण में जो कमाल हुआ, इस कमाल का असर अब 1 जून को बचे हुए इलेक्शन में उन 57 सीटों पर भी दिख जाए, जिन 57 सीटों में मोदी का भी इलाका है,
तो योगी का भी इलाका है, उन 57 सीटों में रविशंकर प्रसाद का भी इलाका है तो आर.के. सिंह का भी इलाका है, और उन 57 सीटों में बंगाल में जो तूफान आ रहा है और वो तूफान जिस प्रकार से साउथ बंगाल के इलाके को हिट करने की तरफ बढ़ने की बातें हो रही है, क्या वो राजनीतिक सुनामी बीजेपी के लिए बनने जा रही है? चुनाव अब कोलकाता महानगर की तरफ जा रहा है। कोलकाता महानगर जहां की अधिकांश सीटों पर टीएमसी बनाम यानी तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस सीपीएम अलायंस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। कई सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में भी कामयाब नहीं दिख रही है। कमोबेश यही स्थिति उड़ीसा की बनती जा रही है। तो अब हिंदुस्तान किधर जा रहा है? 13 सीटें उत्तर प्रदेश की बची हुई है, 8 सीटें बिहार की बची हुई है, झारखंड की 4 सीटें बची हुई है, कुछ सीटें उड़ीसा की बची हुई है, कुछ बंगाल की बची हुई है। तो इस हालात में जब चुनाव पहुंच गया है, पंजाब की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने को तो 2 सीटें हैं, पाने के लिए कुछ नहीं है। चंडीगढ़ की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चंडीगढ़ का मिजाज इस बार बदला बदला सा है, और हिमाचल प्रदेश का तो कहना ही क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही मान रहे हैं कि बॉलीवुड की चमक दमक मंडी से चुनाव को तय करा पाने की स्थिति में जब नहीं है तो फिर अनुराग ठाकुर भला कर क्या पाएंगे उस राज्य में, जिस राज्य में सत्ता की मशीनरी कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास है। सुक्खू सरकार को गिराने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई, और उस राज्य में ओआरओपी भी मुद्दा है तो पुरानी पेंशन का मिल जाना भी मुद्दा है। अब चुनाव आ रहा है 7वें चरण में, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा, यानी आरा जिले में अगर घर है तो डर किस बात का है। और ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि आरा बलिया गाजीपुर के लोग, उस इलाके के लोग बड़े दिलेर प्रवृत्ति के माने जाते हैं, आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, इस देश की सरहदों के लिए कुर्बान होने की मंशा लेकर बहुत बड़ी संख्या में देश सेवा के लिए जाते हैं, और उन्हें ही 4 साल वाली अग्निवीर स्कीम को सबसे ज्यादा उसकी मार जिन पर पड़ रही है, हरियाणा वगैरह हिमाचल के बाद, तो इसी इलाके पर। तो इस इलाके का नतीजा क्या अग्निवीर तय करने जा रहा है? इस इलाके का नतीजा क्या राहुल गांधी की 5 गारंटी तय करने जा रही है? इस इलाके का चुनावी नतीजा क्या 30 लाख वैकेंसियों का वादा तय करने जा रहा है? और इस इलाके का चुनावी नतीजा, जिस इलाके में आज कुछ वोटिंग भी हुई है और कुछ होनी भी है, क्या वो जाति जनगणना की मांग को इंडिया अलायंस के द्वारा, उसके प्रमुख घटक दल कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की वजह से तय होने जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है कि बनारस और गोरखपुर के आगे अब कौन सी सीट, खासकर यूपी बिहार की बात करें, 13, 8, 21 सीटों की, तो कौन सी सीट बचेगी? प्रधानमंत्री ने बिहार में भी रैली की है और शायद वो उनकी आखिरी रैली थी बिहार में। अब वो पूरा फोकस करेंगे बनारस और आसपास के इलाकों में, लेकिन फोकस करने से, इस प्रकार से चुनाव लड़ने से क्या बलिया जो समाजवाद की धरती रही है, क्या उस धरती पर लोगों का मिजाज बदल जाएगा? बहुत कम अंतर से पिछली बार फैसला हुआ था। क्या देवरिया में भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदल जाएगी? क्या आरा में भारतीय जनता पार्टी, पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी, क्या उस पाटलिपुत्र में, जिस पाटलिपुत्र में एक दौर में घात प्रतिघात, संधियों और दुर्विसंधियों का पूरा इतिहास रहा है, अजात शत्रु और बिंबिसार के जमाने से राजनीतिक घात प्रतिघात, सत्ता के खेल को रग रग में बसे हुए, आप रग रग में बसा हुआ महसूस किया जा सकता है, उस पाटलिपुत्र में क्या नरेंद्र मोदी इस बार कोई चुनावी बिसात बिछा पाएंगे? कई सारे सवाल हैं जो कलकत्ता से लेकर आरा और बनारस तक, गोरखपुर तक सब कुछ तय करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और उसी चरण में दुमका का भी चुनाव है, वो इलाका जिसे संथाल परगना की राजधानी कहा जाता है। तो संथाल मतदाताओं की का एक तबका, आज आपने देखा जंगल महल में कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को पिछली बार से एकदम अलग पैटर्न पर जाकर पलीता लगाता हुआ, बीजेपी की चुनावी संभावनाओं में पलीता लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होगा, इंतजार कीजिए। आज तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चमत्कार हो गया, और उस चमत्कार के लिए सबसे पहले इस देश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि पीएसयू बिक रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर, नौकरियों के नाम पर पकौड़ा तलने की बातें भी नौजवानों ने सुनी।
आर्मी में नौकरी के नाम पर अग्निवीर भी देखा, सब कुछ इस देश ने देखा। और किसान सम्मान निधि उन किसानों के लिए जिनके बारे में एक पूर्व राज्यपाल ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति ये कहते हैं कि किसान मेरे लिए मरे हैं क्या। एमएसपी गारंटी नहीं मिली। ये सारे मुद्दे इस पूरे चुनाव को तय करने जा रहे हैं। देखते रहिए, और 4 जून को जो सामने आएगा, उस 4 जून के नतीजे की बुनियाद जो आज रखी गई, उस बुनियाद को अभी एक चरण में और महसूस करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।